हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, ग्रेविटेशन। तो कुछ अब इसमें बेसिक प्रॉब्लम, मतलब दिस इज द होपफुली लास्ट लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन। और वैसे भी इस पे हम बहुत सारा पार्ट कर चुके हैं, सो दिस इज होपफुली 6th पार्ट या 7th पार्ट। तो इसको अगर हम करें तो बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन लेके हम आए हैं, ये ग्रेविटेशन। तो अब आपके पास एक ही चैप्टर बचेगा, COM, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास और आपका एक कॉलिजन बचेगा, उसमें ऑब्लिक कॉलिजन, हेड ऑन कॉलिजन। तो अब ये आपका बहुत बेसिक सा चैप्टर है, COM, सेंटर ऑफ मास। और उसके बाद कॉलिजन और भी जो भी आपका बेसिक बेसिक चैप्टर है, जैसे फ्रिक्शन है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और भी जो बेसिक और एक और है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि मैकेनिक्स का सारा पार्ट हम अब ऑलमोस्ट कवर अप कर चुके हैं, जो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, COM, जिसमें भी ज़्यादा लेक्चर आपका नहीं लगने वाला है। और आपका एक और आ जाएगा, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी, तो इसको कवर करते हुए हम पूरे मैकेनिक्स पार्ट पे कमांड कर लेंगे, क्योंकि मैकेनिक्स पार्ट पे हम अब तक बहुत सारे, चाहे वो रोटेशन हो, चाहे वो ग्रेविटेशन हो, चाहे वो SHM हो, तो इन सारे को, और लास्ट में हम ग्रेविटेशन, तो इसके सारे प्रॉब्लम हम अब तक कवर अप कर चुके हैं। अब आपका एक सेंटर ऑफ मास बचा है, कॉलिजन। उसके बाद हाँ, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, क्योंकि अब आपका जेईई मेंस का एग्जाम आने वाला है। तो जेईई मेंस को अगर हम ध्यान दें तो जेईई मेंस में मैथ और फिजिक्स दोनों का प्रॉब्लम हम करेंगे। तो मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें फिजिक्स तो आपका चल ही रहा है और ये चलता रहेगा, और मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, और वो भी जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई मेंस, तो इसमें एक बुक है जो कि आपका RD शर्मा, तो इसको कवर करेंगे। जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी बात कर रहे हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट टिल योर एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका क्या हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा या मई में, और लगातार होने वाला है, चाहे वो आपका फर्स्ट स्लॉट हो, सेकेंड स्लॉट हो, जो भी हो। तो अब हम बात कर रहे हैं जेईई मेंस की, और ये वाला जो सीरीज है ये तो आपका चलता रहेगा, ये जो एडवांस वाला है, और इसमें हम पर्टिकुलरली जेईई मेंस की बात कर रहे हैं। जेईई मेंस का, और इसके एक्चुअली में जेईई मेंस का जो सिलेबस है, और एक और एग्जाम है निमसेट, इसका भी ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। तो अगर हम जेईई मेंस बोल रहे हैं तो ये भी एग्जाम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी ये एक सुनहला अवसर है, क्योंकि एग्जाम इनका भी वही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का लेवल सेम है। जेईई मेंस का लेवल और निमसेट का लेवल ऑलमोस्ट दोनों का इक्विवेलेंट है। तो क्योंकि सिलेबस सेम है तो काम भी हम सेम ही काम करेंगे। और ये दोनों का एग्जाम अप्रैल मई, यानी कि इसका वाला, ये वाला जो एग्जाम है ये भी आपका अप्रैल मई में हो जाएगा। और ये भी एग्जाम जो जेईई मेंस वाला है, क्योंकि अब लगातार होने वाला है जेईई मेंस का, अप्रैल में, मतलब एक महीना का गैप करके ये एग्जाम लगातार चलने वाला है। तो इसके लिए हम एक बुक को प्रेफर करते हैं, वो जो आपका RD शर्मा है। तो RD शर्मा को कवर करेंगे, ये बुक आपके लिए। और RD शर्मा इट मीन्स ऑब्जेक्टिव वाला, सब्जेक्टिव वाला नहीं। तो इसको कवर करते हुए, यानी कि आपके एग्जाम के पहले तक इसको हम कवर कर लेंगे, और कुछ थ्योरेटिकल, कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ थ्योरी वाला बेस होगा। और ये आपका कम से कम जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो आपका सीरीज चल रहा है जेईई एडवांस वाला, ये चलता रहेगा प्रॉपर, वो भी आपका अब चलेगा। तो पहले इस पे हम बहुत सारा लेक्चर डाल चुके हैं, बेसिक। अगर आपको थ्योरी पार्ट देखना है, क्योंकि लास्ट टाइम में थ्योरी पार्ट पे हम कम फोकस करेंगे,
फिर भी क्वेश्चन बताते समय थ्योरी और एनालिटिकल दोनों को कंबाइन कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है क्योंकि अब जेईई मेंस का एग्जाम आने वाला है, तो पहले से ही इस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन किए भी हैं, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा कि आपको अगर देखना है कि निमसेट के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, तो दोनों को हम कवर पहले कर चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, और बाकी ये जो सीरीज आपका चल रहा है ये तो चलता ही रहेगा। सो ये हम बात कर रहे हैं जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका भी एग्जाम होपफुली, क्योंकि लेवल दोनों का सेम है, तो काम होगा। बाकी ये जो आपका चल रहा है ये तो चलता ही रहेगा। तो ये आपको दिया गया है, ए spherical symmetric gravitational system of the particle has a mass density। mass density आपको दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, आपको रिलेशन चाहिए, और यहाँ पे दिया हुआ है P नोट इज कांस्टेंट, तो R is less than, small r is less than capital R, that is a constant, P नोट is constant। a test mass undergoes a circular motion। तो इसमें इसलिए हम कह रहे हैं कि अब जो भी प्रॉब्लम आएगा पूरा मैकेनिक्स टाइप प्रॉब्लम रहेगा, इसमें कोई भी सिर्फ ग्रेविटेशन का ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें दिया हुआ अंडरगोज ए सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में अगर होगा तो सिंपल सा बात है, सर्कुलर मोशन के लिए एक ही कंसेप्ट हम यूज करते हैं, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू mv²/r, स्मॉल r। तो यही दिया हुआ है कि एक टेस्ट मास अंडरगोज ए सर्कुलर मोशन, इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ पार्टिकल, इट्स स्पीड vs ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r, और r का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, r दैट इज इक्वल टू 0 to infinity फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिस्टम। तो अब हमको रिलेशन चाहिए, और एक टेस्ट मास है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू mv²/r। अब यहां पे देखना है कि मास डेंसिटी r इज लेस देन है तो P नोट है, और ग्रेटर देन में क्या है, 0 है। 0 है यानी कि यहाँ पे r इज ग्रेटर देन, यानी डेंसिटी 0 है। तो यहां से अगर हम करें, और आपको रिलेशन किस किस चीज में चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो यहाँ पे स्पीड में रिलेशन चाहिए। सो इसमें जो स्पीड है v, स्पीड का रिलेशन y एक्सिस में, और इधर x एक्सिस में आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ध्यान से देखिए, जब हम बात ग्रेविटेशन की करते हैं, और ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट दोनों चैप्टर में एक चीज बहुत कॉमन है, वहां पे यहाँ पे मास है सिस्टम, वहां पे चार्ज हो जाता, बस इतना ही डिफरेंस है। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत सारा चीज आपको कॉमन मिल जाएंगे। तो इसमें मास का रिलेशन है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें रिपल्सन भी होता है, तो वहां भी हम देखेंगे। तो दोनों में ये चीज बहुत कॉमन है, एक जगह मास है, दूसरी जगह चार्ज है। तो ये जो ग्राफ हम बताएंगे, ये ग्राफ जब हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा रहे होंगे तो वहां भी ये वैलिड होगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारा एनालॉजी आपको मिल जाएगा, ग्रेविटेशन और दूसरा किसमें, r इज लेस देन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो इसका वैल्यू P नोट है, और P नोट आपको क्या दे दिया था, कांस्टेंट, और r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो इसके लिए आपको 0 दे दिया हो। तो हम क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा Fc, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू mv²/r। तो दो केस हम लेंगे, एक केस लेंगे कि जब ये स्फेरिकल है और जब ये स्फेयर के अंदर हो, और दूसरा स्फेयर के बाहर। ऐसा आप समझिए कि ये जो है स्फेयर के अंदर की बात कर रहे हैं और ये स्फेयर के बाहर की बात कर रहे हैं। तो स्फेयर के बाहर फोर्स कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ध्यान से देखिए, ये आपका स्फेयर है, सिमेट्रिकल स्फेयर है, इसका रेडियस हम सपोज दैट r लिए, तो सेंटर से डिस्टेंस, और ये इसका रेडियस कैपिटल R है, और r जो है सेंटर से डिस्टेंस है। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है,
तो एक मास, टेस्ट मास हम लिए, टेस्ट मास अंडरगोज ए सर्कुलर मोशन, टेस्ट मास अंडरगोज ए सर्कुलर मोशन। तो जब सर्कुलर मोशन में है और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, एक टेस्ट मास लिए हैं जिसका हम स्मॉल एम ले लिए, तो ध्यान से देखिए, तो सेंटर की तरफ इस पे जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या करेगा, इधर लगेगा। और सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जब ये सर्कुलर मोशन करेगा, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, दैट इज इक्वल टू mv²/r। अब हम इसके अंदर की बात करते हैं और एक बार हम बाहर की बात करते हैं। सो r इज, यानी कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका केस फर्स्ट है। तो दो केस लेंगे, तो ये केस आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड है। तो जब ये ज्यादा हो तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो सिंपल सा बात है, G कैपिटल M इसका मास, ये आपका है स्फेरिकल मास सिस्टम, सिमेट्रिकल सिस्टम, जो भी आप समझिए। तो एक कैपिटल M इसका मास, स्मॉल m इसका मास, बीच का डिस्टेंस क्या है, तो बीच का डिस्टेंस ये जो आपका r² आ गया। तो ये आपका आ गया सिस्टम। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो ये हम बात तब कर रहे हैं जब स्मॉल r, यानी कि सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या हो, कैपिटल R से बड़ा हो। तब हम क्या लेंगे, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M इस स्फेरिकल सिमेट्रिक मास सिस्टम है। तो सेंटर की तरफ फोर्स कितना लगाएगा, G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय r²। तो यहाँ से अगर हम देखें, सो यहाँ से हमको किसके बीच में रिलेशन चाहिए, हमको चाहिए y एक्सिस में स्पीड और x एक्सिस में डिस्टेंस। तो क्या होगा, तो ये हम बात कर रहे हैं r इज ग्रेटर देन, सो हमको टोटल बात करना है। तो यहाँ से अगर v का रिलेशन अगर हम देखें तो v² दैट इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, r से r हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये r से ये r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v² दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√r। तो यहाँ से एक रिलेशन हमारा आ गया। क्या आया कि जब हम बात कर रहे हैं केस फर्स्ट की, और केस फर्स्ट में क्या आता है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो हम बात कर रहे हैं कि v² दैट इज डायरेक्टली यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये आपका क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिस्टम। तो यहां से एक रिलेशन आ गया। अब हम इसका केस सेकंड की बात करते हैं। अब केस सेकंड की अगर हम बात करें तो क्या होगा, स्मॉल r इज लेस देन, जब हम लेस देन की बात करते हैं, यानी इसका केस सेकंड की अगर हम बात करें, यानी कि r इज लेस देन कैपिटल R। ये तो ग्रेटर देन की हम बात किए, तो अगेन वी विल यूज दिस फॉर्मूला v²/r, सेंटर की तरफ यही फोर्स लगेगा। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, अब फोर्स इतना नहीं लगेगा जब अंदर की बात है, क्योंकि आपको यहां पे दिया गया था जब r इज लेस देन कैपिटल R है तब इसका कुछ ना कुछ कांस्टेंट आपको डेंसिटी दिया गया था, और व्हेन r इज ग्रेटर देन, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, दैट्स इट्स कांस्टेंट दैट विल बी 0। तो यहां से उसका क्या है कि इसके बाहर वैसे भी कोई चीज है नहीं, तो सिंपल सा बात है, उसका 0 होना ही है। अब हम बात कर रहे हैं केस सेकंड का, जब r इज लेस देन, तो क्या इतना ही फोर्स लगेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो अब इसका सिंपल सा बात है कि ये आपको डेंसिटी दिया हुआ था। डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये होता है। तो ध्यान से देखिए, डेंसिटी इस बार क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इट मींस ये आपको क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर डेंसिटी किसी का कांस्टेंट है, सिंपल सा बात है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज करने वाला नहीं है।
तो यहां से अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, इट मींस इफ डेंसिटी कांस्टेंट यानी कि मास भी कांस्टेंट है, तो यहां से आपको समझ में आता है आर इज लेस देन, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां से पी नोट का मतलब ये दे दिया हुआ है कि इसका डेंसिटी कांस्टेंट है, इट मींस वॉल्यूम तो चेंज करने वाला है नहीं। अब ध्यान से देखिए, तो मास बाय वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये कहने का मतलब है व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो इसमें क्या कांस्टेंट, यानी कि मास और वॉल्यूम के बीच का जो मतलब बीच का रेशियो है वो कांस्टेंट है, ना मास कांस्टेंट है ना वॉल्यूम कांस्टेंट है। आप क्या कह सकते हैं, जब पी नोट इज कांस्टेंट, आपको गिवन है कि पी नोट इज कांस्टेंट इन दिस केस, तो जब पी नोट कांस्टेंट है तो मास और वॉल्यूम का रेशियो कांस्टेंट है, तो क्या फोर्स सेंटर की तरफ कितना लगेगा। तो अब कमाल का चीज है, तो इसमें अगर हम बात करें तो हमको ये दिया हुआ है कि मास और वॉल्यूम का रेशियो कांस्टेंट है, तो सेंटर की तरफ तो यही फोर्स लगेगा, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर हमको क्या लेना है, टेस्ट मास लेना है, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो जी तो लगेगा ही, कैपिटल एम। अब ध्यान से देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या टोटल मास लगेगा, नहीं, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, आर इज लेस देन। तो जब लेस देन की बात करें तो कहीं भी पॉइंट आ सकता है, तो क्या हम टोटल मास ले लेंगे, नहीं, तब टोटल मास हम नहीं लेंगे। और मास यहाँ पे पूरा वॉल्यूम में, इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इट्स वॉल्यूम, ऑल ओवर इट्स वॉल्यूम। तो अब हम क्या, टोटल कैपिटल एम इस बार हम नहीं ले सकते हैं, तो इस बार हम क्या लेंगे, स्मॉल एम तो है, ठीक है, क्योंकि हमको टेस्ट चार्ज लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली आर स्क्वायर इस बार नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, कैपिटल एम स्मॉल एम, इस बार हमको क्या, मास हमको टोटल नहीं लेना है, क्योंकि हमको इस बार क्या दे दिया हुआ है, इसका डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब मास और वॉल्यूम का रेशियो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे आर क्यूब, जब इस टाइप से रहे, और ऊपर हमको क्या लेना है, यहाँ से डिस्टेंस जो होगा, तो यहाँ से आर क्यू ले लेते हैं, और ऊपर क्या ले लेंगे, आर ले लेंगे। यहां से हम क्या ले लेंगे, ये आप ले सकते हैं असल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस बार इसका मास हम पूरा कैपिटल एम और आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब हम कहीं भी इसके क्योंकि क्या है, स्मॉल आर इज लेस देन, तो इसमें हम कैपिटल एम नहीं ले सकते हैं डायरेक्टली, तो इसमें हम क्या लेंगे, कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर क्यूब इनटू आर। तो हम बात कर रहे हैं जब हम ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट में भी बाहर वाले पॉइंट पे अगर आपको क्या निकालना है, सिंपल सा बात है, फोर्स जब निकालना होगा तो हम यही यूज करेंगे, उसमें भी डायरेक्टली हम आर क्यूब लिख देंगे, और यहाँ पे एग्जैक्टली इस टाइप से। तो यहां से हम क्या कर लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज, क्योंकि हमको वी और आर में रिलेशन चाहिए, सो वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, तो ये आपका चला जाएगा आर स्क्वायर, ये आर उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सो वी स्क्वायर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इट मीन्स वी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये यहां से क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसका ग्राफ। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैट बता रहे होंगे तो वहां भी ये हम डायरेक्टली हम यूज कर लेंगे, डायरेक्टली जब भी बाहर मतलब अंदर के किसी पॉइंट पे आपको चाहिए क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जब चलेगा तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कूलम्ब्स लॉ एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, इसमें हम बात करते हैं जब ये सेंटर से दूर, यानी कि ये इसके सरफेस से दूर, तो जब सरफेस पे बोलेगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल, यही पूछेगा कि इसके सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा, तो ये कैपिटल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल, यानी दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लेकिन जब इसके इंटरनल पॉइंट पे पूछेगा तो क्या हम लिखेंगे, जी कैपिटल एम इसका टोटल मास बाय आर क्यूब इनटू कैपिटल आर, मतलब स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर।
तो अब आपका क्या आ गया, एक इंफॉर्मेशन तो ये आ गया, क्या ये कब आया, तो ये केस सेकंड के लिए आया जब r इज स्मॉल r इज लेस देन, तो लेस देन में ये है और ग्रेटर देन में क्या है, ये है। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये आप क्या कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल है, यानी कि v अगर इंक्रीज करेगा तो r भी इंक्रीज करेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर हम इसका ग्राफ अगर बनाते हैं, तो ये ग्राफ आपसे पूछा है, तो अगर इसको हम y एक्सिस के तरफ, वेलोसिटी को हम y एक्सिस के तरफ शो करें, और यहाँ पे r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हम ले लेते हैं, दिस इज r, कैपिटल R दैट इज इक्वल टू स्मॉल r। तो इनिशियली क्या होगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो जाएगा, और ये मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के वैल्यू यानी कि सरफेस पे मैक्सिमम होगा, और उसके बाद क्या दिख रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर से दूर जाते हुए हम क्या लिए हैं, यहाँ पे टेस्ट मास लिए हैं। तो हम देख रहे हैं कि कितना फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, वेलोसिटी और डिस्टेंस दोनों में हम क्या लेंगे, रिलेशन ले रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, वेलोसिटी रिलेशन में क्या है, पहले डायरेक्टली यानी इंक्रीज किया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, वैसे भी पावर 1 होगा, तो सिंपल सा बात है, इसका पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अब ध्यान से देखिए, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि r अगर बढ़ता है तो इसका वेलोसिटी घटेगा। सो इट्स इज इन्वर्सली, ये आपका क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, हाइपरबोलिक ग्राफ, यानी कि r का वैल्यू मैक्सिमम हुआ तो v का वैल्यू मिनिमम हुआ। दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और ये आपका क्या आ गया, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये आपका आ गया इसका ग्राफ, यही आपको दिया हुआ रहे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हाइपरबोलिक ग्राफ है, ये आपका हाइपरबोलिक ग्राफ है। और ये आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये आपका ग्राफ है, v का r का पावर 1 है, सो एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। और दूसरा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि डिक्रीज करेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। मैक्सिमम, तो यहाँ पे हम क्या देखें कि वेलोसिटी अगर पूछेगा कि मैक्सिमम किस पॉइंट पे है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगा, सरफेस पे। वैसे भी अब वो जब हम इसको इलेक्ट्रोस्टैट में बताएंगे तो वही पूछेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सरफेस पे है। तो वही फोर्स अगर ज्यादा होगा तो यहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, और फोर्स सबसे ज्यादा किस पॉइंट पे लग रहा है, तो उसके सरफेस पे लग रहा है। और अगर फोर्स सबसे ज्यादा सरफेस पे है तो वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा सरफेस पे होगा। उसके बाद क्या है, फोर्स लगना कम हो गया, और किस घट तो रहा है, ये बढ़ भी रहा है, ये घट भी रहा है। तो एक का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, दूसरा का हाइपरबोलिक ग्राफ है, यानी कि ये इंक्रीज तो कर रहा है स्ट्रेट लाइन से, लेकिन डिक्रीज हाइपरबोलिक कर रहा है, यानी डिक्रीज बहुत मतलब फास्ट कर रहा है। तो ये आपको समझ में आया। तो मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज गेन ऑन मतलब इसके सरफेस पे होगा, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम फोर्स अगर पूछे तो भी इसके सरफेस पे होगा, क्योंकि फोर्स जितना ज्यादा होगा उसी हिसाब से इसका वेलोसिटी होगा। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम आपको इलेक्ट्रोस्टैट में भी इस टाइप का आएगा। तो वहां पे बस इतना ही रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। उसके बाद हाइपरबोलिक टाइप इसका क्या हो रहा है, घट रहा है। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम, दिस इज आस्क्ड इन जेईई 2008। 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए बाइनरी स्टार सिस्टम
consist of two star A and B, consist of two star A and B which have time period that is TA and TB, radius that is RA and RB, and mass that is MA and MB. तो आपको क्या क्या दिया हुआ है कि एक बाइनरी स्टार है, कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स A and B विच हैव टाइम पीरियड. तो उसका जो टाइम पीरियड है, एक का TA है, एक का टाइम पीरियड TB है, और उसका रेडियस TA और TB है, एंड मास उसका TA और TB. मतलब अब आपको किस किस चीज में रिलेशन चाहिए, उसका टाइम पीरियड, उसका रेडियस, और ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि उसका मास में रिलेशन, उसका टाइम पीरियड, ये आपका टाइम पीरियड, और ये आपका रेडियस. और ये आपको दिया क्या है, बाइनरी स्टार A and B. तो ये आपका चार ऑप्शन. क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बाइनरी स्टार सिस्टम consisting of two star A and B which have the time period TA and TB and its radius. अब क्या कुछ ऐसा इसका फिगर बनेगा. दो आपको बाइनरी दिया हुआ है, दो स्टार है, तो एक का रेडियस आपको TA ले लेते हैं और दूसरा का रेडियस TB ले लेते हैं. तो ये आपका कुछ ऐसा है. ये आपका इसका रेडियस, अंदर वाले का रेडियस अगर हम ले लें, सपोज दैट RA और बाहर वाला का RB और बाहर वाले का मास जो होगा MB और अंदर वाले का मास MA और टाइम पीरियड इसका TA और इसका टाइम पीरियड TB. तो ये चार ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है. TA इज ग्रेटर देन, टाइम पीरियड किसका ज़्यादा होगा, A का ज़्यादा होगा कि B का ज़्यादा होगा कि दोनों का सेम होगा, और कुछ ऐसा रिलेशन आपसे पूछ रहा है. ये रिलेशन कहीं ना कहीं केपलर लॉ से आपका आता है कि टाइम पीरियड और रेडियस के बीच में रिलेशन. तो ये जो है, जब हम केपलर लॉ बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि टाइम पीरियड यानी T² दैट इज इक्वल टू R का क्यूब. ये आपका टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का क्यूब. R क्या है, रेडियस. लेकिन ये जब हम केपलर लॉ बताएंगे तो उस पर पर्टिकुलर क्वेश्चन हम करवाएंगे केपलर लॉ पे. तो इसमें कुछ ऐसा दिया गया है कि अंदर वाले का रेडियस A है, एग्जैक्टली उसका टाइम पीरियड TA है और मास उसका MA है. तो क्या हो सकता है, टाइम पीरियड. अब ध्यान से देखिए, आपस में ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगाएगा, और फोर्स कौन सा, वही ग्रेविटेशनल फोर्स. तो जब ये फोर्स आपस में लगाएंगे तो इसमें आपको कह रहा है कि TA इज ग्रेटर देन TB. क्या TA और TB ग्रेटर होगा, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है TA ज्यादा है और RA ज्यादा है, यानी कि रेडियस A का ज्यादा है. और रेडियस अगर A का ज्यादा है तो एक मिनट, इसमें हम क्या लिए हैं, TA. तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, इसको A के जगह पे B ले लेते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये B, क्योंकि A का रेडियस ज़्यादा है B से, तो ये आपका हो जाएगा A, और ये भी आपका हो जाएगा A, ये भी आपका हो जाएगा A. तो A का रेडियस कह रहा है कि B से ज़्यादा है, तो क्या उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा. और दूसरे वाले में क्या है, TA इज ग्रेटर देन TB, और मास भी A का ज्यादा होगा. ये आपका सेकेंड ऑप्शन है. थर्ड वाला वही केपलर लॉ है. और D, क्योंकि इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, सेंटर की तरफ जो लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स. क्योंकि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा, इट्स एंगुलर वेलोसिटी शुड बी सेम. इसका एंगुलर वेलोसिटी जो कि आपको ओमेगा होता है, वो इस केस में सेम होगा, क्योंकि एक दूसरे पे अगर कोई भी मास लगा रहा है, मतलब फोर्स अगर लगा रहा है, तो वो कौन सा फोर्स है आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स. तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी यानी कि एंगुलर इसका जो वेलोसिटी होगा
वो क्या होगा, सेम होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर सेम है तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आपका ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी दोनों केस में सेम होगा, क्योंकि उस पे जो फोर्स लग रहा है वो अगर सेम है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। और अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम है, एंगुलर वेलोसिटी will be same, that's why its time period also will be same. So D is right option. ये आपका प्रॉब्लम जो कि 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट that is √6/11 g। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कोई भी प्लैनेट होगा, सपोज दैट एक्स कोई प्लैनेट है, उसका आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है। और जी का वैल्यू, जी क्या है यहाँ पे, स्मॉल जी, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये तो आपको दे दिया हुआ है कि ये जो जी है ये आपका क्या है, वही वाला जो कि आप ऐसा समझ सकते हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये अर्थ सरफेस पे जो लगता है वो आपको दिया हुआ है। कोई प्लैनेट है, पता नहीं कौन सा प्लैनेट है, लेकिन उसका जो ग्रेविटेशनल है, तो आप ध्यान से देखिए, क्या इसका वैल्यू जी से ज्यादा है कि कम है, बिल्कुल कम है। यानी जी से इसका, यानी कुछ भी होगा तो उसका मास अर्थ से कम ही होगा। इतना बात समझ में आया। अब क्या कह रहा है कि, और ये आपका इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, तो इसका कुछ भी आंसर होगा तो इंटीजर ही होगा, 0 से लेके 9 तक। तो इसमें आपको दिया हुआ है द एवरेज मास डेंसिटी, द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट दैट इज 2/3 टाइम्स, एवरेज मास डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट is 2/3 times that of the earth if the escape speed on the surface of the earth is taken to be 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या दे हुआ, escape speed on the surface of the earth is taken to be 11 kilometer per second. So escape speed on the surface of the planet। अब ध्यान से देखिए, अर्थ का escape velocity आपको दिया हुआ है, वैसे भी escape velocity के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो √2 gm/r। ये आपका क्या होता है, ve, और ve escape velocity इसका कितना हो जाता है, 11.2। तो इसको राउंड ऑफ करके दे दिया हुआ है कि राउंड ऑफ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर हम किसी को फेंकें तो वो अर्थ सरफेस पे वापस नहीं आता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर हम किसी को भी फेंकें, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर हम किसी को फेंकें, दैट इज वीई एस्केप वेलोसिटी √2 जी कैपिटल M/r। तो ये आपका है एस्केप वेलोसिटी। तो ये आपको दिया हुआ है, गिवन है। और आपसे क्या कह रहा है कि द एस्केप स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। अब किसका बताना है आपको कि ये जो प्लैनेट है उसका एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, जिसका जी का वैल्यू आपको क्या दे दिया हुआ है, √6/11 g। So this is good problem which is asked in JEE 2010। तो इसमें अगर हम बात करें तो escape velocity, ये जब बात करते हैं अर्थ सरफेस की तो ये होता है। अब आपको escape velocity ही निकालनी है, स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है, वेलोसिटी, escape speed for this planet which has its gravitational acceleration that is √6/11 g। और यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है कि एवरेज
मास डेंसिटी, यानी कि मास भी आपको बता दिया कि इसका जो मास होगा वो 2/3 टाइम्स कितना होगा, अर्थ सरफेस me, यानी कि आपको क्या क्या दे दिया हुआ है, आपको मास दिया हुआ है, तो मास क्या है उस प्लैनेट का 2/3 me मास ऑफ अर्थ, सो मास दैट इज इक्वल टू 2/3 2/3 ऑफ मास ऑफ अर्थ। और क्या क्या दे दिया हुआ है, जी का वैल्यू ये दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है, एस्केप वेलोसिटी दिया हुआ है, एवरेज मास डेंसिटी। और जैसा कि आपको पता है कि एस्केप वेलोसिटी पे वैसे भी बहुत सारा क्वेश्चन हम एस्केप वेलोसिटी पे पर्टिकुलर किए भी हैं, तो एस्केप वेलोसिटी ये होता है वी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं √2gr, क्योंकि हम बताए थे कि gm/r², ये आपका हो जाता है स्मॉल जी, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो gm/r² दैट इज स्मॉल जी। तो gm/r² अगर स्मॉल जी है तो ve का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, √2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, gm/r², और यहाँ पे क्या हो जाएगा r, तो इसको हम लिख सकते हैं gm/r² को सिंपली हम लिख सकते हैं 2, और gm/r² को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल जी, और ये आपका हो जाता है r। सो दिस इज योर एस्केप वेलोसिटी। और आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक तो दे दिया हुआ है कि इसका जो g का वैल्यू होगा वो √6/11g, तो इतना टाइम से g का। एक चीज और एक इंफॉर्मेशन आपको यहां से दिया हुआ है कि एवरेज मास डेंसिटी दैट इज 2/3 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो आपको मास नहीं दिया हुआ है ना, तो डेंसिटी, तो ये आपको डेंसिटी का रेशियो दे दिया हुआ है, जहां पे ये रहे मास डेंसिटी, ये मास का रेशियो नहीं है, ये आपका डेंसिटी का रेशियो है, यानी कि डेंसिटी ऑफ दिस प्लैनेट दैट इज समथिंग दैट इज x, and density of earth टू बाई थ्री टाइम्स। तो ये आपका हो गया। और लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि एस्केप वेलोसिटी आप बताइए, तो एस्केप वेलोसिटी के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो जी तो हमको डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है, और हम क्या किए हैं, gm/r² को स्मॉल जी हम लिख लिए gm/r² को, तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से gm/r² को हम क्या लिख लिए g, तो ये आपका आ गया नया एस्केप वेलोसिटी का न्यू फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू 2g और कैपिटल R। तो यहाँ तक बात समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, एवरेज मास डेंसिटी दैट इज 2/3 टाइम्स, तो एवरेज मास डेंसिटी तो ρx/ρe अर्थ का, तो ये आपको 2/3 दिया हुआ है। तो यहां से अगर हम एस्केप वेलोसिटी ला यूज करते हैं, √2 gm/r, इसको और अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो √2 gm/r² को हम लिख सकते हैं, और ये आपका r, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 into g into r, so that is √2gr। तो ये आपका आ गया क्या, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब आपको क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट P यानी x, उसको हम ले लिए हैं, और इसका आपको E ये आपको दे दिया हुआ है 2/3। अब आपसे क्या कह रहा है कि आप एस्केप वेलोसिटी बताइए, तो एस्केप वेलोसिटी जैसा कि आपको g का एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, तो g का हम फॉर्मूला यूज क्या करते हैं, g मास gm/r²। तो मास के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, तो मास दैट इज इक्वल टू डेंसिटी के टर्म में अगर हम इसके बात करें, तो डेंसिटी के टर्म में जैसा कि आपको पता है कि डेंसिटी होता क्या है, d दैट इज इक्वल टू m/v, डेंसिटी दैट इज मास बाय वॉल्यूम, सो मास दैट इज इक्वल टू d इंटू v। ये यहां तक बात समझ में आ गई।
सो डेंसिटी दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ से अगर हम मास निकालें तो मास यहाँ पे है, मास दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा, तो मास के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगा, तो सिंपल सा बात है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मास किससे, डेंसिटी से, तो इसका डेंसिटी ले लेते हैं। सपोज दैट एक का डेंसिटी px का डेंसिटी क्या होता है 2/3 इंटू पीई, यानी अर्थ के डेंसिटी का 2/3 है। तो यहां से अगर हम निकालें तो g का वैल्यू क्या आ जाता है, तो g का वैल्यू तो यहाँ आर क्यूब। अब रेडियस एक का ले लेते हैं r और दूसरे का रेडियस ले लेते हैं सपोज टू x, तो यहां से एक आपका रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 2 तो कांस्टेंट है। अब g का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि एक का g का वैल्यू इतना टाइम से, बस हमको r का रिलेशन चाहिए, यानी कि रेडियस हमको बस रिलेशन चाहिए, क्योंकि हमको सिंपली यहाँ पे हमको क्या चाहिए, √2gr। तो g तो हमको डायरेक्टली दिया हुआ है, अब हमको किसी ना किसी तरीके से r ले आना है। r का रिलेशन आपस में क्या होगा, यानी कि दोनों का रेडियस का रिलेशन क्या होगा, ये अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हम निकाल पाएंगे √2gr। g का रिलेशन हमको दिया हुआ है कि उसका रिलेशन क्या है, √6 डिवाइडेड बाय 11 इंटू जी, और r का रिलेशन अगर हम निकाल लें तो हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों का इसके वेलोसिटी का रिलेशन। वही आपसे पूछा है, एक का इसके वेलोसिटी अर्थ का आपको कितना दे दिया हुआ, 11 दिया हुआ है, वैसे होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है इसीलिए आप राउंड ऑफ करके 11 ले सकते हैं, इसीलिए आपको दिया हुआ है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहां से अगर हम निकाल लेते हैं आर के बीच में रिलेशन, तो जैसा कि आपको पता है कि जी का वैल्यू होता क्या है, तो जी दैट इज इक्वल टू gm/r²। जी स्मॉल जी का वैल्यू जो कि अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता क्या है, gm/r²। तो जी तो जी ही रहेगा। अब मास क्या होता है, तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी हो जाएगा, डेंसिटी इसका हम ले लेते हैं सपोज टू पी। अब सिंपल सा बात है, इसका डेंसिटी अगर हमको चाहिए तो क्या हो जाएगा, r², यहाँ पे आपको दिया हुआ है r² और इंटू जी। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो 4/3, r से r कैंसिल, पाई, और तो ये आपका r हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा p, और ये p ने रॉ आप समझ जाइए, ये आपका रॉ है, और यहाँ पे आपका g और कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया g का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, तो यहां से अगर हम रेडियस के बीच में अगर हम रिलेशन लाए, रेडियस के बीच में, तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो एक का डेंसिटी दूसरे के डेंसिटी का कितना है, एक इंफॉर्मेशन यहां से ये भी दे दिया है कि डेंसिटी जो है 2/3 है। तो इसका अगर g का वैल्यू हम निकालें, g ऑफ x, तो उसका क्या हो जाएगा 4/3, यानी कि उस प्लैनेट का तो 4/3 पाई, रेडियस उस प्लैनेट का, तो उसको हम x ले लिए हैं, रॉ। अब डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी इसका क्या है 2/3 इंटू रॉ, और बाकी g तो कांस्टेंट है। तो ये आपका आ गया g का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं कि r और x के बीच में रिलेशन। और जैसा कि आपको दिया हुआ है कि इसके बीच में रिलेशन क्या है, तो इसके बीच में gx का √6/11 g इसका वैल्यू, यानी प्लैनेट का g का वैल्यू भी आपको पता है। तो अब इसको हम इक्वेट कर लेते हैं, 4/3 पाई rx इंटू 2/3 इंटू p इंटू g। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, rx में रिलेशन, बस ये चीज अब हम वहां पे पुट कर देंगे। तो जैसा कि प्लैनेट का जो होगा इसके वेलोसिटी, उसको हम x ले लेते हैं, दैट इज √2 इंटू जी। तो जी को हम जी ही रखेंगे,
अब r का रिलेशन हम रख देंगे, तो एक का r होगा और दूसरे का r x का रिलेशन हम यहाँ से ले आएंगे, दैट इज इक्वल टू √6/11g डिवाइडेड बाय 4/3 पाई, और यहाँ से अगर हम देखें तो और क्या क्या हो सकता है, इसको 2 से 2 कैंसिल नहीं, तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 8/9, तो ये आपका हो जाएगा 8/9 पाई, और नीचे रॉ और क्या हो जाएगा जी, ये आपका आ गया रिलेशन। बस ये पुट कर देना है, एक जगह r और दूसरी जगह क्या का rx पुट कर देना है इन टर्म्स ऑफ द, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा किसका, इसका वैल्यू आ जाएगा, और एक का आपको इसके वेलोसिटी का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है, यानी कि √gr, यानी इसका वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू हमसे पूछा है, तो एक का वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है 11, और दूसरा का वैल्यू पूछा है। बस अब सिंपल ये क्वेश्चन रह गया। तो जैसा कि प्लैनेट का अगर हमको चाहिए तो √g2, और g का वैल्यू क्या हो जाएगा √6/11g। बस रेडियस का हमको रेशियो चाहिए, बाकी g का रेशियो तो हमको पता है, तो g के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो g को हम ऐसे भी लिख सकते हैं gm/r², अर्थ सरफेस के लिए तो 4/3 पाई r इंटू डेंसिटी p और g, तो यहाँ से g से g कैंसिल, तो r का रेशियो अगर हम निकालना है तो ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं, और जबकि डेंसिटी का रेशियो हमको दे दिया हुआ है, डेंसिटी का रेशियो उस प्लैनेट का और अर्थ सरफेस का ये दे दिया हुआ है, दैट इज 2/3 डेंसिटी का रेशियो, और वॉल्यूम तो सिंपली 4/3 पाई r क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा, तो इसका रेशियो आपका आ जाएगा, किसका रेशियो, रेडियस का, तो रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट दैट इज x, इन दोनों का रेशियो आपका आ जाएगा 3√6/22। तो यहां से अगर वैल्यू रेडियस का रेशियो आ गया, g का रेशियो आपको पहले से ही पता है, तो अब क्या आ जाएगा आपका, इसके वेलोसिटी का रेशियो आ जाएगा, और इसका वैल्यू आपका आ जाएगा इसके वेलोसिटी का वैल्यू, दैट प्लैनेट दैट इज x 3 km/s। ये आपका आ जाएगा। वैसे भी ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, और r का रेशियो यहां से हमारा आ गया, रेडियस का रेशियो ये आपका आ गया, और g का रेशियो क्या था, g ऑफ द प्लैनेट gx दैट इज √6/11 इंटू g। तो g का भी रेशियो आपको पता चला गया, ये आपका r का रेशियो भी आपको नोन है, ये आपका g का भी रेशियो, यानी कि इसका g का भी रेशियो आपको पता है, r का भी रेशियो आपको पता है, तो दोनों बस इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों अगर इस फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिएगा तो ये आपका सिंपली क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 3 km/s, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर था। अब वैसे भी ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, कुछ ना कुछ इंटीजर ही इसका आंसर आने वाला था, दैट इज